नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की खबर ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं आशा यासर। आशा यासर, आपका खैर मकदम। और सबसे पहले अगर बात करें तो लोकल न्यूज़ की, जो आज की न्यूज़पेपर की सुर्खी बना हुआ है वह है तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड देश का पहला ऐसा वक्फ बोर्ड बन गया है जिसने केंद्र सरकार के सरकार ने जो हाल ही में जो बिल पेश किया था वक्फ बोर्ड पर, उसको खारिज कर दिया है। और कल एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई लोगों ने उस पर चर्चा की और उन्होंने विचार किया कि अगर ये बिल आ गया तो इसमें कई सारे कामों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि कल एक बैठक हुई थी और बैठक में इस पर चर्चा की गई है कि इस बिल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये बिल आ जाता है तो जो वक्फ बोर्ड की एक आज़ादी है और वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी। उससे मुस्लिम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ के नाम पे, उन सब पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी। और इसी में कल बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार इस बिल को ला करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, कमज़ोर करने की साजिश चल रही है ये। और उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को की बहुत ही वो की है, मतलब इस बिल के अपोज में भी हैं तो उनकी खूब तारीफ़ की है और कहा है कि मैं रेवंत रेड्डी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल की मुखालिफत की। और फिर वहीं जब इस मीटिंग के बाद ओवैसी ने बोला है कि ये बिल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही ख़राब बिल पेश हो, मतलब मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ख़राब बिल पेश होगा। अगर ये वहाँ पेश हो गया तो हम लोग पूरी तरह से इसकी मजम्मत करने के लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो वहीं पर एक दूसरी खबर सामने आई है, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा ने कल जम्मू कश्मीर में अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने पहले 2 लिस्ट जारी की थी। हालांकि वो दूसरी लिस्ट उन्होंने वापस ले ली, जिसके बाद उन्होंने पहली लिस्ट में ही पहले 15 नामों की घोषणा की थी। उसके बाद एक दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई। और इसी के साथ इसमें दक्षिण कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस पर आपका क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने जो एक लिस्ट जारी की थी, 3 लिस्ट जारी की थी, उनको फिर वापस ले लिया। उसके बाद एक नई लिस्ट जारी की है। इसमें ये बोला भी गया, कल मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो लिस्ट गलती से अपलोड हो गई थी, गलती से जारी हो गई थी, उसके बाद उनको वापस लिया गया है। और फिर एक चीज़ ये भी कल सामने आई है, कई सारी न्यूज़ में, आज कई न्यूज़ अखबार में भी ये लिखा हुआ है कि जो नाम वापस हुए थे उसके बाद वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी को जो नेता, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था कि आपने लिस्ट वापस क्यों ली, हो सकता है उसके बाद उनका नाम कट जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ सामने आ रही हैं। और ये जो लिस्ट जारी की, इसमें सिर्फ 16 लोगों का ही नाम दिया गया है। और इससे फिर ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं आपका सिस्टम एक डगमगाया हुआ है, ऐसा भी मतलब नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट में हैं, क्योंकि आप एक बार एक लिस्ट 3 लिस्ट जारी कर देते हैं। 44 लोगों की आई थिंक लिस्ट जारी की गई थी, पहली वाली जो थी। उसके बाद फिर वो लिस्ट वापस ले लेते हैं, फिर एक लिस्ट जारी कर दे, 16 लोगों की होती है। तो आप डरे हुए हैं। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो देखा जाए तो पीडीपी और बीजेपी से बहुत खफा है, क्योंकि बीजेपी जब वहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी पीडीपी की, तो बीजेपी के साथ उन्होंने मिल के अपनी गवर्नमेंट चलाई थी महबूबा मुफ्ती ने। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पीडीपी और बीजेपी से लोग काफ़ी खफा हैं। इससे फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वहाँ पे ज़्यादा होता, अभी तक जो दिख रहा है वो यही है। और उसके बाद
फिर पीडीपी ने कल भी ये बयान दिया है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगे। तो इस पर फिर जब कल उनका क्या बोलते हैं वहाँ के जो एनसी लीडर हैं उनका जब बयान आया है कि आप अपने कैंडिडेट्स मत खड़े कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी को शायद हार का सामना करना पड़े, उसके बाद फिर वहाँ का इलेक्शन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने किसी ने बयान दिया था। तो ये एक वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी समय के बाद वहाँ इलेक्शन होने वाला है, तो काफ़ी तैयारियाँ भी हैं, उसके हिसाब से काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ तैनात की गई हैं। हालांकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उन्होंने ये बोला था कि हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे, हालांकि हमारी जो शर्तें हैं आप उनको मानिए। और जैसा कि भाजपा ने जो लिस्ट जारी की थी उसको वापस ले लिया गया, उस पर कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि उसको बनाने से पहले उस पर मंथन भी किया गया होगा। बिल्कुल, मंथन संडे शाम में, हमें जहाँ तक लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की और एनसी की जो मीटिंग हुई है शायद उसके बाद उन लोगों में खलबली का माहौल पैदा हो गया। उन लोगों ने, देखिए मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने सैटरडे इवनिंग में या संडे इवनिंग में एक मीटिंग की थी, सैटरडे इवनिंग में, और उसमें दोनों जगहों के जो कैंडिडेट्स हैं उस पर डिस्कशन होना था, लेकिन ज़्यादा फोकस जो था वो जम्मू कश्मीर पे था। तो जम्मू कश्मीर की जब ये लिस्ट जारी हुई हैं उसके बाद ना जाने क्या हो गया कि वो फिर लिस्ट वापस ले ली गई, सारे नाम वापस ले लिए गए। उसके बाद एक 16 नामों वाली एक लिस्ट जारी की गई। तो ये जब कांग्रेस और एनसी की जब वो एक मिली एक वो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उनका मैनिफेस्टो जारी किया गया था जिसमें अमित शाह ने खुद ट्वीट करके राहुल गांधी से कई सवाल पूछे थे जी। जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर। तो ये एक आपका एक जो बैकफुट पे जाना, एक डरा हुआ सा एक वो बिल्कुल महसूस हो रहा है वहाँ पे कि बीजेपी को अभी वहाँ पे थोड़ा सा डर है जी। बिल्कुल, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक हो जाएंगी, पीडीपी अगर उनका सपोर्ट खुल के कर देती है तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं रास्ते बंद हो जाएं। जम्मू में हालांकि जीत सकते हैं, बट जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी। जैसा कि दूसरी न्यूज़ सामने आई है कि गुजरात में जो कल बारिश हुई है, हालांकि वो उसमें कई दिनों से बारिश हुई है, तो जो कल बारिश में 3 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है और 7 लोग लापता हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो जल जमाव हो गया है। हालांकि बहुत भारी बारिश हुई है और आईएमडी ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई है। और उसमें अब तक जो है, जब से बारिश स्टार्ट हुई वहाँ पर, तब से अब तक वहाँ पर 99 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात में बारिश हो रही है वो जाहिर है कि वहाँ की काफ़ी सारी पोल खोल रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा हर जगह गुजरात मॉडल का जो एक बखान करते हैं, वो करते हुए वो सत्ता में भी आए 2014 में कि गुजरात मॉडल ये, गुजरात मॉडल वो है। लेकिन जब भी वहाँ इस तरह की वारदात सामने आती हैं तो गुजरात मॉडल पे कोई बात नहीं करता। अभी तक जो आपने बताया कल कितने 3 लोगों की मौत हुई है, अभी तक जब से बारिश शुरू हुई है तो 99 लोगों की मौत हो चुकी है, 99 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता। तो इससे ये नज़र आता है कि गुजरात मॉडल जो है कहीं ना कहीं एक खोखला है, जिसको सिर्फ एक उड़ा करके चादर आप पेश करते रहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर जो वहाँ रहते हैं उनसे अगर इस बारे में पूछा जाए तो जाहिर है कि जब पानी भर जाएगा, लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लापता हो जाएंगे, तो जाहिर है कि वहाँ का जो गुजरात मॉडल है वो इतना अच्छा है नहीं जिस तरह से हम सबके सामने नेशनल लेवल पे उसको पेश किया गया था। जी, जिस तरह से वहाँ पर झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो रहवासी हैं, वहाँ के लोगों को इस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाहर से जो लोग आते हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो तब पूरे गुजरात मॉडल को ढक दिया जाता है, तब ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो स्विट्जरलैंड बना दिया जाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है कि झारखंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री सीएम थे चंपई सोरेन, उनकी भाजपा में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। और कल हालांकि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और वहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे थे। और
आज ऐसी खबर भी आ रही है कि उनको Z+ सिक्योरिटी देने की बात सामने आ रही है। जैसा कि चंपई सोरेन दिल्ली गए थे, उन्होंने मुलाकात की, जैसा कि उन्होंने पहले दावा किया था कि अगर मेरा कोई साथी मिल जाता है तो मैं उसमें शामिल होने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा। तो कल जैसे कि उन्होंने मुलाकात की है तो वो कहीं ना कहीं जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस पे किसी ने कहा था कि सोरेन तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो इनको आदिवासी का वोट बैंक पाना है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब ये जो चंपई सोरेन हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी में जा रहे हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं किसी काम से गया था, और अब इनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई, और इन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। उस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। तो ये एक और ख़बर ये आ रही कि अब शायद ये 30 अगस्त तक जो है वो बीजेपी में चले जाएंगे, उसकी सदस्यता ले लेंगे। लेकिन इन्होंने जो एक बात बोली थी उस पर एक हंसी भी आ सकती है और कुछ एक अजीब सा लगता है कि इन्होंने बोला था मैं अपनी शर्तों पे बीजेपी में जाऊंगा। हालांकि बीजेपी में जाने से पहले आपकी शर्तें होती हैं, बीजेपी में जाने के बाद आपकी कोई शर्त मायने नहीं रखती। बिल्कुल, आप वही होंगे जो आपको बोला जाएगा वो आप करेंगे, उससे आगे आप ना कुछ बोल सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर चंपई सोरेन अपनी एक नई पार्टी बनाते तो शायद उनको ज़्यादा वहाँ पे वोट मिलते, सीटें आती। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन का बीजेपी में जाने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि देखा जाए तो राजभर की जो पार्टी है वो भी शामिल हुई है, उनका क्या अस्तित्व है उस पार्टी में हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। या संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, वो भी शामिल हुए हैं, उनका और बीजेपी पार्टी में उनका क्या अस्तित्व रह जाता है उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे कि वो कई बयानों पर वो मुखर होकर कभी कभी बोलते हैं। बिल्कुल सही। और ये इस तरह से जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद चंपई सोरेन ये बोलते हैं कि मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे पार्टी में मीटिंग होती थी, मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और आपका नाम झारखंड के मुख्यमंत्रियों में आ गया है। आपका नाम अगर झारखंड के मुख्यमंत्रियों में आ गया तो जाहिर है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। और रही बात ये कि आदिवासियों में चंपई सोरेन की पकड़ है। चंपई सोरेन ज़मीन से उठ के आए हैं और जाहिर है कि वो हर एक उससे जो भी लहरें होती हैं उससे गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जाहिर है कि चंपई सोरेन अच्छे नेता हैं, अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे। लेकिन उसके बाद जब आप वो कहते हैं ना कि जब आपका घमंड ज़्यादा चढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर भटक जाते हैं। तो अगर चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं तो चंपई सोरेन के लिए शायद इस इलेक्शन तक ही चीज़ें सही हों, उसके बाद गड़बड़ होंगे। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो शायद उनके लिए वो चीज़ें आगे बेहतर होती रहेंगी। जैसा कि आपने पार्टी बनाने की बात कही, पार्टी तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने भी बनाई थी, आज वो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद ने ये बोला था कि जब पार्टी बनाई थी उसके आई थिंक 15 दिन तक वो बहुत सुर्खियों में रहे थे, उसके बाद वो कभी कभी आने लगे, अब तो वो गायब हो गए। हालांकि अब तो इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप पार्टी बनाइए और आप सुर्खियों में रहिए, मतलब आप ऐसे कुछ काम कीजिए कि आप सुर्खियों में रहें। जिस तरह से यूपी में हम देखते हैं, आपने अभी जिक्र किया, राजभर हो गए, निषाद हो गए, ये सब पार्टियां बनी हैं और ये लोग काम करती हैं। निषाद को भी मंत्री बनाया गया है, राजभर को भी मंत्री बना दिया गया है। तो जाहिर है कि जब आप काम करेंगे, आप मीडिया में रहेंगे सामने, तो आपको चीज़ें मिलेंगी, वरना तो फिर वो आपको कोई जानता ही नहीं। हालांकि जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं, पहले भी वो भाजपा की तारीफ करते रहे हैं और अब तो खुलकर भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है शायद वो भी उसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल, देखिए, एक गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने जितना दिया है उतना मुझे नहीं लग रहा किसी को दिया हो। गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा भेजा गया, गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में भी रहे। हालांकि राज्यसभा मेंबर रहते हुए गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी सारी कांग्रेस की जो रैलियां होती थी उसमें नज़र नहीं आते थे। जी बिल्कुल। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें उनका कोई वही नहीं था। तो जब उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा बयान दिया, लिख के दिया सोनिया गांधी को, और प्रेस नोट बनाया, और फिर राहुल गांधी पे कटाक्ष किए कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी की चलती, बाकी किसी की नहीं चलती। ये वो इस तरह के बयान देना मुझे लगता है कि उनके लिए
ये मतलब गलत था कि आपको उठा करके एक अच्छी पोस्ट पे बिठाया था और आपके साथ वो खड़े रहे थे। इसी तरह से जब हमारे जो बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, उनको भी टिकट नहीं था, उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी ने उनको जो है वहाँ राज्यसभा भेजा। और ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस की बुराई करते रहते हैं, जी बिल्कुल, वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में है, लेकिन वो बुराई नहीं करते हैं। अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी देखा गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ना मतलब बुराई की और ना ही उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, मैं यहाँ कांग्रेस का कोई भी स्पोक पर्सन नहीं हूँ, इस वजह से मैं इंडिया अलायंस की बात करूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूँगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर पार्टी से निकल रहे हैं और आपको उस पार्टी ने इतना दिया है तो आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना होता है। और अब देखिए राहुल गांधी की आप इतनी बुराई कर रहे थे, राहुल गांधी की वजह से ही कहा जाता है कि जो यात्राएं निकाली उन्होंने, उसकी वजह से ही कांग्रेस मजबूत हुई और कांग्रेस की जो इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं, इंडिया गठबंधन जीता है, उसमें इन लोगों का बहुत, राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें कि इतनी यात्राएं निकाली, हर जगह जाते हैं, मिलते हैं। अभी भी कश्मीर गए वो, उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है। तो राहुल गांधी अगर अपने हिसाब से सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छा भी हो रहा है, सिर्फ लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी को पप्पू बनाने का जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था वो कहीं ना कहीं अब फेल होता नजर आ रहा है। और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें देखा जाए तो फेल हो गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अयोध्या में ही देख लीजिए, जो उनका बहुत अच्छा गढ़ माना जाता है, वहाँ पर ही वो हार कर वापस आए। बिल्कुल, अयोध्या के साथ ही एक खबर अभी ये थी कि मथुरा में वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे मथुरा के लोगों को परेशानी हो। हालांकि होता है ना कि एक गलती से आपको सीख मिलती है। तो एक मथुरा की भी न्यूज़ थी कि कॉरिडोर बनाने के बाद जो जी बिल्कुल, क्या था वो कॉरिडोर बनाने के बाद जो चल रही थी उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से वहाँ पे अयोध्या में ये बनाया गया मंदिर, इसमें काफ़ी घर तोड़े गए थे, कॉरिडोर वगैरह बनाए गए थे। तो वहाँ की जो आवाम थी, लोकल आवाम, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि उसके घर तोड़ दिए गए, उनके पास कुछ था नहीं। इसी तरह मथुरा में भी एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। और मथुरा में जब कॉरिडोर बनाने की बात आई है तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा एक एहतियात के तौर पे अच्छे कदम उठाना चाह रही है कि जिस तरह से हमारे साथ अयोध्या में हुआ उसी तरह से हमारे साथ मथुरा में ना हो। इस वजह से मथुरा में वो ऐसा कोई अभी काम नहीं करना चाहते हैं जिससे वहाँ की जो जनता है उसको कोई परेशानी हो, कि उनके घर गिराए जाएँ, उनको तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ वो करना नहीं चाहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें योगी आदित्यनाथ बहुत ही खामोश होकर बैठे थे। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि उस पर कोई आपत्ति जताई जाए, लेकिन जब से वो अयोध्या हारे हैं तब से उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जैसा कि उन्होंने कल ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने ये बोला था कि हर काम जो है राष्ट्र के हित में होना चाहिए। उन्होंने दूसरी तरफ ये भी बोला, लेकिन एक तरफ ये बोला कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम बटे और कटे नहीं तो आप एक होकर रहिए। हम लोग एक होकर रहें ताकि हमें कोई बांट ना सके और ना हमें काट सके। अगर हम बटेंगे तो हमारा बांग्लादेश जैसा हाल होगा। और उस पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने के लिए जय श्री राम कहना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के ये जो 2-4 मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, ये मोहन यादव हैं, एक असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ये लोग जिस तरह के इस तरह के बलगराने वाले बयान देते रहते हैं तो ये देश के लिए और राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, आप अपनी पोस्ट की मर्यादा रखिए, आप इस तरह के बयान मत दीजिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पे माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी को कुर्सी जाने का डर है। योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको काफ़ी डर है कि कहीं मेरी कुर्सी ना चले जाए, उनको सत्ता से जाने का डर है। उनको बीजेपी की जो भाषा है, आरएसएस की जो भाषा है वो बोलना उनको इस वक्त की मजबूरी हो गई है कि वो इस तरह की बातें बोलो। इसी बीच और भी कई नेताओं ने इसका काफ़ी विरोध किया, इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उसमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी
एक बयान दिया है, ट्विटर पे लिखा है कि एक मुख्यमंत्री के नाते ये ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा बयान देना आपके लिए सही नहीं है। आप जब ऐसी पोस्ट में, तो आपको जो डर है देश में या प्रदेश में, उसको ख़त्म करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं उस डर को और बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने एक बयान और दिया है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ऐसी बातें करके वो प्रधानमंत्री देखने के ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल देखा जा रहा है कि जैसा कि वो बयान दे रहे हैं, और कुछ दिन पहले आरएसएस की और भाजपा की बैठक हुई थी लखनऊ में, तो उसमें भी ये समन्वय हुआ था कि हम साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आप कुछ ऐसा बयान मत दीजिए जिससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। बिल्कुल, अभी वही ओवैसी ने बोला है कि योगी को अपनी कुर्सी जाने का डर है, योगी को बीजेपी में अच्छी पोस्ट पे रहने के लिए ये सब बोलना पड़ रहा है। इसी बीच एक असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी एक बड़ा ही अजीब व गरीब बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं लैंड जिहाद वाले पे उन्होंने बोला है कि एक मुसलमान एक हिंदू बस्ती में आता है, वो वहाँ पे ज़मीन ख़रीदता है, मकान बनाता है, रहता है, उसके बाद वो बीफ खाता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे उसके और भी कई रिश्तेदार और कई लोग आते हैं, जिससे हिंदुओं को परेशानी होती है और फिर वो पलायन कर जाते हैं। तो उन्होंने हालांकि मियाँ भाई का शब्द यूज़ किया है। मियाँ भाई एक यहाँ आता है और रहता है, बीफ खाता है, उसके बाद वो और लोग आते हैं और वो वहाँ से हिंदू पलायन कर जाता है। तो इस देश में हिंदुओं को अगर रहना है, जिस तरह से योगी ने बोला था कि इकट्ठा रहना है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस एक साइड बयान दिया है। एक तरफ अगर देखा जाए तो देश के जो कुछ चंद लोग हैं, चंद मुख्यमंत्री हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप सबका साथ निभाइए, आप सबके साथ रहिए। एक तरफ आप बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है, अल्पसंख्यक वहाँ परेशान हैं, अल्पसंख्यक की हत्या की जा रही है। एक तरफ आप अपने देश में इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो ये देश के आप एक तबके को नाराज़ करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो तबका उग्र हो और वो कुछ ऐसी वैसी हरकतें करे। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा बयान है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर वो जो मध्य प्रदेश के क्या नाम है उनका, मोहन यादव ने भी एक ऐसा बयान दिया कि अगर आपको हिंदुस्तान में, भारत में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है। मतलब जो जय श्री राम नहीं कहता वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। या आप उसे कहाँ भेज रहे हैं? फिर ये भी बताइए कहाँ का वीज़ा दे रहे हैं आप? इस तरह के बयान अगर कोई मुख्यमंत्री दे रहा है तो उस पर बीजेपी जो मतलब सेंट्रल में है उसको एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी एक वो दीजिए कि भाई लिख करके हमें दो, या प्रदेश से माफ़ी मांगो या देश से माफ़ी मांगो। आप एक तरफ अगर इस तरह के बयान दे रहे कि आपको भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, एक मुख्यमंत्री आपका कह रहा है कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो कटेंगे ऐसे करके, और एक मुख्यमंत्री आपका कह रहा है कि मियाँ भाई लैंड जिहाद कर रहे हैं जिसकी वजह से हिंदुओं को यहाँ पे ख़तरा हो रहा है। तो ये आप एक मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों पे एक दबाव बना रहे हैं। और अगर इसी में कोई मुसलमान खड़ा होकर के कुछ बोल देता है तो फिर उसके घर पे बुलडोज़र तो आना लाजमी है। तो इस तरह के बयानात को जो बीजेपी की जो कमेटी है उसको एक्शन लेना चाहिए। और इन सब जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस तरह के बयान देते हैं उनको बुला करके समझाना चाहिए, भाई आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक महल्ले के नहीं हैं, आप एक गांव के नहीं हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और प्रदेश की जनता में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, सभी लोग हैं। आप किसको बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका एक कर्तव्य है, एक धर्म है लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया है। और उन्होंने अपने बयान में बांग्लादेश का भी जिक्र किया। हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश के जो सरकार है, उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने कल हिंदुत्ववादी नेताओं से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आप अगर बांग्लादेश में ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो एक तरफ ये देखिए कि वहाँ के नेता आश्वासन दे रहे हैं। आप आश्वासन ना दे के आप मुसलमानों में, आप यहाँ के भारत के मुसलमानों में एक भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत का मुसलमान जो है वो अगर कुछ भी कर देता है या कह देता है तो उसके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन होता है, उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी ये मामला कोई वहाँ नहीं जाता अदालत में,
कहीं नहीं जाता, उसके घर पे बुलडोज़र आता है और बुलडोज़र उसके घर को गिरा देता है। हालांकि गलती उसकी होती है, लेकिन हर्जाना उसके घर वालों को भुगतना पड़ता है। अब इस तरह के जो बयान देते हैं मुख्यमंत्री या कई ऐसे छोटे मोटे लीडर हैं बीजेपी के जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उन पे भी कोई एक्शन नहीं होता है। बिल्कुल, उन पे एक्शन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कर करके आप कब तक जिएंगे, कब तक इसकी रोटी खाएंगे? आपको एक क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे बात करना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं, मतलब आपके पास हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ है नहीं। डेवलपमेंट पे आप कभी बोलेंगे नहीं। आप हमेशा ये बोलेंगे कि यूपी में 2017 से पहले गुंडा राज था। 2017 के बाद यूपी में क्या हुआ ये आपने बोला है कभी? जी बिल्कुल। 2000 के बाद यूपी में क्या हुआ ये आपने नहीं बोला कभी। 2017 से पहले यूपी में गुंडा राज था ये आप बोल देते हैं, लेकिन 2017 के बाद क्या यूपी में ये नहीं बोलते हैं। कितने रेप केस हो जाते हैं, कितने लोगों को जला दिया जाता है। कल ही खबर आई है कि जन्माष्टमी में 2 लड़कियां मंदिर से लौट रही थी तो उनकी हत्या करके किसी ने खेतों में डाल दिया। हालांकि परसों या तरसों योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप बेटियों के साथ कुछ भी करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो अगले ही चौराहे पर यमराज बैठे होंगे। आपकी ये जो पोल है वो कहाँ खुलती है, हर जनता देख रही है। बिल्कुल, आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम 2017 से जब मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं तो हमने उस दौरान क्या क्या किया है। हाथरस कांड में आपने रात में लोगों को, उस बच्ची को जलवा दिया, उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। उसके घर वाले आज भी बेचारे डरे हुए बैठे हुए हैं, वो निकलने को राजी नहीं घर से कि समाज जो है हमारा क्या करेगा। जिन लोगों ने किया था उनको आपने छोड़ दिया 2 साल के बाद। तो ये आप कहिए, लेकिन आप करिए तो उस हिसाब से करिए। आप यूपी में क्या है, आपके पास ना डेवलपमेंट है, ना आप किसी को वो दे पा रहे हैं, नौकरी दे पा रहे हैं। अभी भी जो यूपी में पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें भी कई जगहों पे ऐसा हुआ कि पेपर का कुछ मसला हो गया। तो इस तरह की आप सिक्योरिटी टाइट कीजिए, इस तरह से आप काम कीजिए। लेकिन आप अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो आपको सत्ता नहीं आएगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। आप जो हैं, चाहे वो जो भी मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कल, जी जलगांव में कल बोला था कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार होता है तो राज्य सरकारें उसको देखें। नहीं, उन्होंने तो मतलब राजस्थान में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बोला था ना कि कांग्रेस आएगी तो जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, एक साइड इशारा किया था, उनको सब कुछ दे देगी। मतलब उनका ये था कि मुसलमानों को सब दे देंगे। एक तरफ वो ये स्टेटमेंट देते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर वो बहन बेटियों के साथ सुरक्षा की बात करते हैं तो कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री ने कि बहन बेटियों के साथ जो भी अत्याचार करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और योगी आदित्यनाथ भी उस पर बात करते रहते हैं। हालांकि एक तरफ आपकी पार्शियलिटी देखने को मिलती है, आप एक तरफ बहुत अच्छा बयान देते हैं कि हाँ बहन बेटियों के साथ उनकी सुरक्षा की जाए और इस तरह के कोई मसले सामने ना आ पाएँ, और वहीं दूसरी तरफ आप भय फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम आए दिन देखने को हमें मिलता है। जैसा कि बरेली में भी हुआ है, वहाँ पर एक मुस्लिम महिला ने घर खरीद लिया था कि हिंदू बस्ती में, तो वहाँ के लोगों ने पलायन के पोस्टर चस्पा कर बिल्कुल उसके घर वहाँ पूरे महल्ले में एक पलायन के पोस्टर चिपका दिए थे और वो ये था कि आप यहाँ से पलायन कर जाइए, हम सब पलायन करेंगे। जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ ही इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमें और हमारे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।